हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आज जियाउद्दीन बर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बर्नी के बारे में कुछ उनके बेसिक आइडियाज़, कुछ उनकी बुक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का पार्ट नंबर जो 2 होने वाला है वो थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा। वीडियो के ड्यूरेशन के बढ़ने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई थी उनको हम इस पार्ट्स में हम इंक्लूड करेंगे और इस पार्ट्स में कवर करेंगे। साथ के साथ कुछ हम 7 से 8 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो बर्नी के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन फाइनल नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग एक सैंपल पेपर करते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर तैयार किया गया है ना। बाकी जब चीज़ें हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बर्नी के ऊपर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे। वहाँ पे हम 40 से 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। देन बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए और चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम देखेंगे बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य लक्ष्य। ठीक है, तो जो हेडिंग है यही हेडिंग ही पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के कितने लक्ष्य हैं। तो या फिर बन सकता है बर्नी ने राजनीतिक सिद्धांत के कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया है। तो बर्नी ने 3 मेन गोल्स को डिसाइड किया इन्होंने। तो वो 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं वो चीज़ों पर हम ध्यान करेंगे आज। तो पहला है भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ करना, बर्नी का पहला लक्ष्य है। दूसरा है राज्य शक्ति का स्वरूप कल्याणकारी हो। ठीक है, ये बर्नी चाहता है कि राज्य का स्वरूप हमेशा कल्याणकारी होना चाहिए, क्योंकि बर्नी कहता है कि जब तक राजा को या बादशाह को जनता की सहमति मिली हुई, जनता की वैधता मिली हुई है, तब तक बादशाह की बादशाहत कायम रहेगी। जिस दिन जनता का भरोसा बादशाह के ऊपर से उठ जाता है, उस दिन जो है बादशाह की बादशाहत भी कायम नहीं रह पाएगी। तीसरी बात बर्नी कहता है कि मुस्लिम सल्तनत की वैधता व लोकप्रियता को आगे बढ़ाना है। ये 3 उद्देश्य हैं, इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। पहला है भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ करना, बर्नी का मेन उद्देश्य है। दूसरा है इसका उद्देश्य राज्य, बर्नी कहता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। ये आपको आगे क्वेश्चंस में भी दिखेंगे। मुस्लिम सल्तनत की वैधता और लोकप्रियता को बढ़ाना जो है बर्नी का मुख्य सिद्धांत है, यह मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बर्नी के जो राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य लक्ष्य हैं वो किस पुस्तक में है ना। तो बर्नी इन तीनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा विस्तृत सुझाव देता है अपनी फतवा ए जहांदारी पुस्तक में। जहांदारी नहीं, फतवा ए जहांदारी बुक में देता है। ठीक है, तो फतवा ए जहांदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसकी तुलना हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी कर देते हैं। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी फतवा ए जहांदारी की तुलना करके हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर बर्नी और कौटिल्य में आपको अंतर भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। हालांकि बर्नी ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है, तो कौटिल्य ने भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। लेकिन कौटिल्य ने कहीं पर हिंदू साम्राज्य या किसी अन्य साम्राज्य के बारे में बात नहीं किया। जैसा कि बर्नी कहता है कि मुस्लिम शासकों की प्रति निष्ठावान दिखाना है, मुस्लिम शासकों को लोकप्रियता को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो है आपको कौटिल्य के विचारों में दिखाई नहीं पड़ेगा। द 3 मेन गोल ऑफ बर्नीज पॉलिटिकल थ्योरी, फर्स्ट है टू स्ट्रेंथन द इंडियन मुस्लिम एम्पायर। सेकेंड वन इज द नेचर ऑफ द रूलिंग पावर शुड बी वेलफेयर ओरिएंटेड। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट का नेचर है, द रूलिंग पावर जो है उसका नेचर जो होना चाहिए वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, टू इंक्रीज द लेजिटिमेसी ऑफ एंड पॉपुलरिटी ऑफ द मुस्लिम सल्तनत, ये सुल्तानेट। ठीक है, बर्नी हैज गिवन डिटेल्ड सजेशन फॉर अचीविंग दीज गोल्स इन हिज बुक फतवा ए जहांदारी। तो फतवा ए जहांदारी में बर्नी ने इन गोल्स को अचीव करने के लिए डिटेल में सॉल्यूशन दिया है, डिटेल में सजेशन दिया है। उन सजेशंस को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 सजेशन कौन कौन से हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी आदर्श सुल्तान के लिए बर्नी की हिदायतें। ये यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है कि आदर्श सुल्तान के लिए
जो है बर्नी ने कितने हिदायतों की बात की है, तो बर्नी ने 24 हिदायतें दी हैं। ये क्वेश्चन भी आपको अभी आगे जब प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब आप पढ़ें तो कान और अपने दिमाग को अच्छे तरीके से खोल कर पढ़ें, ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं और पीछे से भूल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बर्नी अपने शासकीय ज्ञान, अनुभवों तथा स्मृतियों के आधार पर अपनी पुस्तक फतवा ए जहांदारी में शासक को कितने हिदायतें दी या कितनी नसीहतें दी या कितनी सलाह दी, तो 24 सलाह या 24 हिदायतों की बात करता है। ये कहता है कि एक शासक को 24 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये अपनी पुस्तक फतवा ए जहांदारी में बर्नी ने बताया है। बर्नी कहता है आगे कि इन हिदायतों पर चलकर सुल्तान अपनी सल्तनत को सुरक्षित और समृद्ध रख सकते हैं तथा अपनी सल्तनत का विस्तार भी कर सकते हैं। तो ये 24 हिदायतें जो है, नंबर याद रखिएगा 24, ठीक है, 24 हिदायतों के बारे में जो है बर्नी ने बात किया है। और बर्नी कहता है कि अगर कोई भी शासक है इन 24 हिदायतों को ध्यान में रखता है, खास करके ये जो 24 हिदायतें हैं ये केवल और केवल ध्यान रखना केवल मुस्लिम शासकों को हिदायतें दे रखा है इसने, केवल मुस्लिम शासकों के लिए है। ठीक है, तो बर्नी कहता है कि मुस्लिम शासकों को ये 24 हिदायतें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई भी मुस्लिम शासक ये 24 हिदायतों को ध्यान में रखता है तो वो अपनी सल्तनत को, अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी रख सकता है और साम्राज्य का विस्तार भी कर सकता है। ठीक है, बर्नीज इंस्ट्रक्शन फॉर एन आइडल सुल्तान। आइडल सुल्तान के लिए कितने इंस्ट्रक्शंस बर्नी ने दिए हैं, तो आपको याद रखना है बर्नी हैज गिवन 24 इंस्ट्रक्शंस टू द रूलर इन हिज बुक फतवा अ जहांदारी। ठीक है, तो फतवा ए जहांदारी बुक में इसने रूलर को 24 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरी। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं बर्नी ने वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के अकॉर्डिंग दिया है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिया है एंड अपनी मेमोरीज के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, by following these instructions of the sultan can keep his sultanate safe and prosperous, can expand his sultanate। अब यहाँ पर बर्नी कहता है कि अगर सुल्तान इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है तो वह अपनी सल्तनत को सेफ रख पाएगा, साथ के साथ अपनी सल्तनत को प्रॉस्परस भी बना पाएगा और अपने सल्तनत का एक्सपेंशन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 24, याद रखना नंबर मैं फिर से बता रहा हूं, 24 इंस्ट्रक्शंस की बात करता है, 24 हिदायतें इसी को बोलते हैं, यह सलाह की बात करता है। ठीक है, अब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं अरस्तु और बर्नी को लेकर के। अब देखिए बर्नी ने अपनी कृति फतवा ए जहांदारी यानी अब इसकी पुस्तक फतवा ए जहांदारी में अरस्तु की पॉलिटिक्स का अनेक बार इसने जिक्र किया है या उल्लेख किया है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हाईलाइटेड है उन पर मैं फोकस उतना इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने कई वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बिना बताए हुए इन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, अरस्तु की तरह बर्नी भी व्यक्तियों की स्वाभाविक विषमता को स्वीकार करते हैं। बर्नी कहता है, जैसे अरस्तु ने कहा कि दास और मालिक में अंतर होता है, ठीक है, तो वैसे बर्नी भी कहता है कि व्यक्तियों के बीच भी अंतर होता है। ये कहता है कि मुस्लिम व्यक्ति और हिंदू व्यक्ति इन दोनों में अंतर पाया जाता है। ये मुस्लिमों को श्रेष्ठ मानता है और हिंदुओं को मुस्लिमों से नीचा मानता है। और यहाँ तक जब दंड देने की बात आती है तो दंड व्यवस्था में बर्नी कहता है कि मुस्लिमों को कभी भी मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मृत्युदंड अगर दिया जाना है तो वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। ठीक है, तो बर्नी जो है कट्टर मुसलमान या कट्टर मुस्लिम थिंकर है, तो बर्नी के आइडियाज़ को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होती है मैं बता दूं, तो बर्नी और आपको मोहम्मद इकबाल को लेकर के ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो इन चीज़ों को आप क्लियर करते हुए चलिएगा। अब देखिए अरस्तु की तरह बर्नी का भी मत है कि कुछ लोग शासन करने के लिए तथा कुछ उनके आदेशों का यानी कि शासक के आदेशों का पालन करने के लिए जन्म लेते हैं। जो बात अरस्तु ने बोली है ठीक उसी तरीके की बातों को जो है बर्नी भी दोहराता है। अरस्तु ने भी यही कहा कि कुछ लोग जन्म से ही क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मालिक होते हैं और शासन करने की नीयत से पैदा होते हैं, और कुछ लोग जो है दास की प्रकृति के होते हैं और वो शासक के आदेशों का पालन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बर्नी भी इन बातों को रिपीट करता है। बर्नी हैज मेंशन्ड अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स मेनी टाइम्स इन हिज वर्क
फतवा ए जहांदारी। याद रखना इस बुक को, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बर्नी के पॉलिटिकल आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल थॉट्स आपको बर्नी की फतवा ए जहांदारी में मिलने की देखने को। फिर आगे देखिए, लाइक अरिस्टोटल बर्नी ऑल्सो एक्सेप्ट्स द नेचुरल इनइक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर बर्नी अरस्तु की तरह कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर जो है नेचुरली जो है इनइक्वलिटी पाई जाती है, प्राकृतिक तरीके से भी या स्वाभाविक तरीके से भी विषमताएं या इनइक्वलिटीज पाई जाती हैं। लाइक अरिस्टोटल बर्नी ऑल्सो बिलीव्स दैट सम पीपल आर बोर्न टू रूल एंड सम टू फॉलो देयर ऑर्डर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है एक चीज कि बर्नी और अरिस्टोटल के आइडियाज में आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, चाहे वो रूलर को लेकर के हो, चाहे वो इनइक्वलिटी को लेकर के हो, वो चीजें आपको ज्यादातर सिमिलर दिखाई पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं कौटिल्य और बर्नी के आइडियाज को लेकर के। कौटिल्य और बर्नी में क्या इक्वलिटीज हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे, आज की वीडियो जो है एक ही वीडियो में हम इसमें कंप्लीट करेंगे क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स हम नहीं बनाना चाह रहे हैं और कोशिश हमारी है कि जितना जल्दी से जल्दी हो पाए सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे कौटिल्य और बर्नी में समानताएं क्या हैं। जहां बर्नी के विचार में इस्लामिक अनुयायियों की प्रमुखता है, वहां कौटिल्य के चिंतन में धार्मिक कर्मकांडों को पर्याप्त महत्ता दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस्लामिक जो रीति रिवाज हैं बर्नी ने उस पर ज़्यादा फोकस किया है, तो वहीं कौटिल्य ने जो धार्मिक चिंतन या राजा के जो धर्म है उन पे या जो धार्मिक कर्मकांड है कौटिल्य ने उस पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो दोनों में समानताएं हैं, दोनों अपने धर्मों की बात करते हैं, जो भी कर्मकांड है उस पर करते हैं। बर्नी की शासन व्यवस्था इस्लामी अनुयायियों को एक सीमा तक दंड से मुक्त करती है, तो वहीं पर कौटिल्य की शासन व्यवस्था में चारों वर्णों के लिए दंड का अलग अलग प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो इस्लामिक अनुयायी हैं, बर्नी कहता है कि जो इस्लामिक अनुयायी हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनको दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बर्नी और कौटिल्य में थोड़ा सा अंतर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि बर्नी कहता है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको एक सीमा तक दंड से छूट मिलेगी, लेकिन कौटिल्य कहता है, कौटिल्य भी छूट की बात करता है, लेकिन कौटिल्य कहता है कि चारों वर्ण जो हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को भले समान अपराध इन्होंने किया है, लेकिन दंड की प्रकृति इनकी अलग अलग होगी। सिमिलरिटीज बिटवीन कौटिल्य एंड बर्नी। While Bernie's thought gives prominence to Islamic followers, Kautilya's thought gives a lot of importance to religious rituals. Bernie's system of governance exempts Islamic follower from the punishment to a certain extent. ध्यान रखना इस बात को कि बर्नी कहता है कि जो इस्लामिक फॉलोअर्स हैं उनको जो है पनिशमेंट से एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा, और वहीं पर कौटिल्य कहता है कौटिल्य सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट फॉर द फोर कास्ट। जो कौटिल्य के टाइम पे जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें जो चारों कास्ट बनाई गई हैं, उन चारों कास्ट के लिए भी अलग अलग पनिशमेंट की व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, बर्नी तथा कौटिल्य दोनों ने उच्च कुलीन, वर्गीय, समृद्ध, श्रेष्ठ, गुणवान, निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की सलाह दी है। तो दोनों ने बातें कही हैं कि जहां पे बर्नी भी कहता है कि जो बादशाह होगा वो उच्च कुलीन वर्ग का होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए, तो ठीक इसी तरीके से कौटिल्य ने भी बातें बताई हैं कि जो राजा होगा, जो शासक होगा, वो उच्च कुलीन वर्ग में जन्म लिया हो। ठीक है, दोनों ने राज्य की सुरक्षा, स्थायित्व एवं विस्तार पर बल दिया है। बर्नी भी राज्य के विस्तार की बात करता है, कौटिल्य ने भी भारत में एक अखंड साम्राज्य के निर्माण की बात की है। तो दोनों ने एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट्स की बात की है। बर्नी एंड कौटिल्य बोथ हैव एडवाइज्ड टू अपॉइंट अ हाई क्लास, रिच, एक्सलेंट, टैलेंटेड एंड लॉयल एंड कैपेबल पीपल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ऐसे बंदों को बनाया जाना चाहिए जो बहुत ही लॉयल हो, जो कैपेबल हो, जो हाई क्लास से आते हो। इन सब की बात बर्नी एंड कौटिल्य दोनों करते हैं। बोथ हैव एम्फेसाइज्ड ऑन द सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो दोनों ने जोर दिया है सिक्योरिटी पर, स्टेबिलिटी पर एंड स्टेट के एक्सपेंशन पर, चाहे वो बर्नी हो आपके, चाहे वो कौटिल्य हो। ठीक है, दोनों ने स्टेट्स के एक्सपेंशन, स्टेट की सिक्योरिटी, स्टेट की स्टेबिलिटी पर किंग को बताया है कि एक किंग को, एक एम्परर को, एक बादशाह को क्या क्या करना चाहिए। कौटिल्य और बर्नी में अंतर भी आपको देखने को मिलेगा।
डिफरेंसेस बिटवीन कौटिल्य एंड बर्नी। जहां पे समानताएं आपको दिखी तो वहां पर कुछ असमानताएं भी आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं असमानताओं की तरफ। जहां बर्नी दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य के रूप में स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, तो वहीं पर बात करें कौटिल्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक सुदृढ़ सुरक्षित राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। अब कौटिल्य ने कहीं पर भी हिंदू राज्य की बात नहीं की। कौटिल्य ने तो भारतवर्ष में अखंड भारत के निर्माण की कल्पना की, लेकिन जो बर्नी है, बर्नी इस्लामिक राज्य या इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता है। जहां बर्नी के राज्य का आधार इस्लामी शरीयत था, वहीं पर कौटिल्य का राज्य जो है त्रयी, अन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति पर आधारित था। तो बर्नी कह रहा है कि राज्य जो चलेगा वो इस्लामी शरीयत का मतलब है इस्लामी कानून। दो कानून है इस्लाम में, एक है शरीयत कानून जो हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, इनके आदेशों को शरीयत कानून के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कानून जवाबित कानून, ठीक है, जवाबित कानून, जवाबित लॉ या जवाबित कानून वह कानून है जो राजा या बादशाह के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, जो राजा या बादशाह या राज्य के द्वारा कानून बनाया गया हो उसको कहते हैं जवाबित कानून, ठीक है। तो अब शरीयत कानून और जवाबित कानून में आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। चीजें अगर क्लियर हो रही हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है इतना मैटर आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। बहुत ज्यादा भटकने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा भटकेंगे आपका टाइम उतना ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन कौटिल्य एंड बर्नी। while बर्नी wanted to provide stability to the दिल्ली सल्तनत एज एन इस्लामिक स्टेट, ठीक है, जबकि बर्नी कहता है कि बर्नी चाह रहा है कि दिल्ली सल्तनत क्या हो, एक इस्लामिक स्टेट के रूप में स्टेबिलिटी इसको मिले। कौटिल्य वांटेड टू स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर स्टेट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो अब जबकि कौटिल्य चाह रहा है कि जो कौटिल्य कहता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बने, एक समृद्ध भारत बने, एक अखंड भारत बने। वाइल द बेसिस ऑफ बर्नीज स्टेट वाज इस्लामिक शरीयत, ठीक है, बर्नी का जो स्टेट है वो इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कौटिल्याज स्टेट वाज बेस्ड ऑन द त्रयी, अन्वीक्षिकी, वार्ता एंड दंड नीति। ये ज्ञान की विधाएं थी, इनको ज्ञान की विधाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये ज्ञान के प्रकार भी कह सकते हैं, ज्ञान की विधाएं भी कह सकते हैं। तो राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम थे, उन नियमों को त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी, दंड नीति के नाम से कौटिल्य कहता है। इन नियमों को फॉलो करके राजा को अपने राज्य का संचालन करना चाहिए। तो वहीं पर बर्नी कहता है कि इस्लामिक जो शरीयत है, इस्लामिक शरीयत को फॉलो करके बादशाह को, राज्य को आगे चलाना चाहिए। बर्नी की कृतियां स्वयं उसकी स्मृति और अनुभव पर आधारित हैं। तो वहीं पर बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक जो पूर्ववर्ती ग्रंथों के उदाहरण मिलते हैं। जैसे आपको बहुत सारे ग्रंथ जो उस समय लिखे गए थे, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे जो भी चीजें लिखी गई हो, चाहे वो जिस भी तरीके के ग्रंथ हिंदू धर्म में रहे हो, उन ग्रंथों का सहारा लेकर कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया है। बर्नीज वर्क ऑन बेस्ड ऑन हिज ओन मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, व्हाइल कौटिल्याज अर्थशास्त्र कंटेन्स एग्जाम्पल फ्रॉम द मेनी अर्लियस्ट टेक्सेस, ठीक है। तो अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है बहुत सारे टेक्स्ट का एग्जाम्पल है, बहुत सारी बुक्स का रेफरेंस लेकर लिखा गया है। और बर्नी की जो फतवा ए जहादारी है, जो बुक लिखी गई है, तो बर्नी ने खुद अपने एक्सपीरियंस की बेस पर चीजों को लिखा है। अब देखते हैं राजनीति और नैतिकता के संबंध में जियाउद्दीन बर्नी की क्या विचार है, ठीक है। तो बर्नी के मत में शासन को व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों जीवन में कुरान व शरीयत में उल्लिखित नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना चाहिए। शासन नहीं होगा, शासक, ठीक है। बर्नी के मत में, अब बर्नी कहता है जो शासक है, जो बादशाह है, उसको व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों जीवन में, ठीक है, बादशाह को लिए एक सजेशन देता है बर्नी, कहता है कि शासक को या बादशाह को अपने व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों में कुरान और शरीयत में जो नैतिकता का उल्लेख है, जो धार्मिकता का उल्लेख है, कुरान और शरीयत के नियमों का पालन एक बादशाह को करना चाहिए, चाहे बादशाह का जीवन व्यक्तिगत हो, चाहे उसका जीवन राजनीतिक हो या सार्वजनिक जीवन हो, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता व धार्मिकता का त्याग कर देना चाहिए, जिससे राज्य की सुरक्षा संभव हो सके। तो ऐसे कौटिल्य भी कहता है
ऐसे ही आपको मैकियावेली के चिंतन में भी दिखाई देगा कि मैकियावेली कहता है कि एक राजा को यह दिखाना चाहिए कि वह नैतिक है, लेकिन समय आने पर उसे नैतिकता का परित्याग तेजी से करना चाहिए। तो यही बात बर्नी भी कहता है। बर्नी के चिंतन में आपको बहुत सारे थिंकर्स के आइडियाज आपको दिखाई पड़ेंगे। व्यूज ऑन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। अकॉर्डिंग टू बर्नी, द रूलर शुड फॉलो द मोरलिटी एंड righteousness mentioned in the Quran and शरीयत in the both personal and political life। तो बर्नी कहता है जो रूलर है उसको अपने पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, दोनों लाइफ में जो है शरीयत एंड कुरान को फॉलो करना चाहिए। जो शरीयत एंड कुरान में जो मोरलिटी दी गई है, जो राइटसनेस दिया गया है, उसको एक किंग को, एक बादशाह को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को या अपने सल्तनत को भली भांति नैतिकतापूर्ण संचालित कर सके। इफ रिक्वायर्ड मोरलिटी एंड राइटसनेस शुड बी सैक्रिफाइस सो दैट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज पॉसिबल। अब बर्नी कहता है कि स्टेट की सिक्योरिटी की प्रायोरिटी फर्स्ट है। स्टेट की सिक्योरिटी को बचाने के लिए जो है मोरलिटी और राइटसनेस को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, ऐसा बर्नी कहता है। अब बर्नी कहता है कल्याणकारी राज्य के ऊपर। आपको यहाँ से क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन आज 7 क्वेश्चन जो बनाए हैं, उसमें से आपको एक वेलफेयर स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के भी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको आगे दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए चीज़ों को आप यहाँ पर थोड़ा सा एक साइंटिफिकली भी, एक साइकोलॉजिकली भी आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, बर्नी के अनुसार सुल्तान का मूल कार्य क्या है? प्रजा का कल्याण होना चाहिए। क्योंकि बर्नी कहता है कि बादशाह या सुल्तान की बादशाहत तभी तक कायम रहेगी जब तक जनता खुश है। जनता का विश्वास जिस दिन बादशाह के ऊपर से उठ जाएगा, उस दिन से उसकी बादशाहत भी चली जाएगी। इसीलिए बर्नी कहता है कि एक सुल्तान का, एक शासक का पहला मूल कार्य क्या होना चाहिए? जन कल्याण, यानी कि प्रजा का कल्याण करना चाहिए। बर्नी के अनुसार शरीयत में यह उल्लिखित है कि, अब शरीयत मतलब आपको शरीयत बार बार आएगा, तो शरीयत वह कानून है जो मोहम्मद साहब के जो आदेश हैं, उन आदेशों का एक संकलन है। ठीक है, चलिए, अब शरीयत में यह उल्लिखित है कि वह धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। तो अब बर्नी कहता है कि जो शरीयत कानून में लिखा हुआ है कि राजा जो है, जो बादशाह है, जो सुल्तान है, वो क्या है? वो धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। तो ईश्वर ने उसे भेजा है, तो ईश्वर का आदेश है कि वह प्रजा का कल्याण करे, इसीलिए उसे आम जनता की भलाई भी करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ईश्वर हर व्यक्ति का पालन पोषण करता है, तो वैसे ही सुल्तान को भी हर व्यक्ति का पालन पोषण यानी कि वेलफेयर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बर्नी, द मेन ड्यूटी ऑफ द सुल्तान शुड बी द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर बर्नी कहता है कि जो सुल्तान है उसकी मेन ड्यूटी क्या है? लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का कल्याण करना। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्नी, it is mentioned in the Sharia that he is acting as the representative of the God on the earth। अब यहाँ पर बर्नी मेंशन करता है कि शरीयत के अकॉर्डिंग, यानी शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव आया है, जो सुल्तान है, वो क्या है? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। इसीलिए दैट्स व्हाई ही शुड डू द वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ अ जनरल पीपल। इसीलिए उसे क्या करना चाहिए? जब वह गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए उसे जो है वेलफेयर वर्क करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। चलिए, अब देखते हैं कानून संबंधी विचार या लॉज कंसिडरेशन के बारे में, या विधि संबंधी विचार के बारे में बर्नी ने। अब देखिए, बर्नी ने कानून को 2 भागों में बांटा है, यह भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। एक है शरीयत कानून, दूसरा है जवाबित कानून। ठीक है, ध्यान रखना, शरीयत कानून क्या है कि पैगंबर साहब की शिक्षा, आचरण, इन सब पर आधारित जो बातें हैं वो है शरीयत कानून में लिखी गई। ठीक है, पैगंबर साहब की शिक्षा, पैगंबर साहब के जो आचरण है, वो वही चीज़ें क्या हैं? वही शरीयत कानून है। ठीक है, जवाबित कानून क्या है? यह शासक द्वारा या सुल्तान के द्वारा या बादशाह के द्वारा बनाई गई विधि है, जो व्यवहारिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी है, जिसका उल्लेख जो है शरीयत में नहीं है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जवाबित कानून जो है, जवाबित कानून का जो है उल्लेख जो है शरीयत में नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाबित कानून जो है यह किसके द्वारा बनाया गया है? सुल्तान या राजा के द्वारा बनाया गया कानून है, इसीलिए इस कानून का उल्लेख जो है शरीयत कानून में नहीं है। ठीक है, अब जब क्लैश होता है, तो बर्नी ने कहा कि अगर जवाबियत और शरीयत कानून में संघर्ष हो जाए, तो
हमेशा जवाबित कानून को मान्यता नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है। तो बर्नी कहता है अगर शरीयत और जवाबित कानून में कभी भी अगर संघर्ष हो जाए तो हमेशा जो वरीयता मिलेगी, जो महत्व मिलेगा, वो किसको मिलेगा? शरीयत कानून को, ठीक है। और आगे चल के बर्नी यह भी कहता है कि जब जवाबित कानून राजा बना रहा हो, जब शासक जवाबित कानून का निर्माण कर रहा हो, या सुल्तान जो है वो जवाबित कानून को जब बना रहा हो, तो वो शरीयत कानून को ध्यान में रखे। जवाबित कानून कभी भी शरीयत कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। शरीयत कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये शब्द आप बार बार ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बर्नी हैज डिवाइडेड द लॉ इनटू टू फॉर्म्स। एक है शरीयत फॉर्म में, शरीयत क्या है? बेस्ड ऑन द टीचिंग एंड कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। फिर अगला है जवाबित। दिस इज द लॉ मेड बाय द सुल्तान, ठीक है। जो जवाबित लॉ है ये क्या है? सुल्तान के द्वारा बनाया गया है, सुल्तान ने इसको मेड किया है। विच इज यूज फॉर द प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। विच आर नॉट मेंशन्ड इन द शरीयत। जो जवाबित कानून है वो शरीयत में मेंशन नहीं है, तो शरीयत और जवाबित में आपको ध्यान रखना है। ये शरीयत जब एक सुल्तान, ठीक है, सुल्तान जब कोई रूल बनाएगा, जब कोई कानून बनाएगा, यानी जवाबित कानून जब बनेगा, तो सुल्तान को शरीयत कानून का ध्यान रखना पड़ेगा कि सुल्तान कोई ऐसा कानून ना बना दे जो शरीयत के अगेंस्ट में हो, ठीक है। जवाबित कानून जब भी बनाया जाएगा वो शरीयत का कभी भी खिलाफ नहीं करेगा, शरीयत के अकॉर्डिंग ही जवाबित कानून का निर्माण किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे चल के देखिए, बर्नी ने यह भी कहा है कि जवाबित का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जवाबित कानून कौन बनाता है? तो जवाबित कानून बनाता है सुल्तान, ठीक है। तो बर्नी कहता है जब सुल्तान कोई कानून बना रहा हो, जब कोई जवाबित कानून बना रहा हो, तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? कि जब 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 बर्नी कहता है सुल्तान जवाबित कानून बनाता है, तो उसे पहली बात ध्यान रखना है कि यह जो जवाबित कानून है शरीयत के विरोध में नहीं होना चाहिए, शरीयत के विरोध में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बर्नी कहता है इससे आम लोगों के बीच सुल्तान की निष्ठा बढ़नी चाहिए, तभी जो है जवाबित कानून का महत्व है। तीसरी बात बर्नी कहता है कि इसका आधार शरीयत ही होना चाहिए, यानी कि जो सुल्तान के द्वारा बनाया गया कानून है वो जवाबित कानून है, और जवाबित कानून का आधार क्या है? शरीयत होना चाहिए। शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून सुल्तान नहीं बना सकता, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में और चीजों को समझाया जा सकता है। और जो भी विद्यार्थी देखते होंगे उनका इतना स्टैंडर्ड होता है कि चीज़ों को थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। बट बर्नी हैज ऑल्सो सेड दैट द वाइल प्रिपेयरिंग जवाबित इट इज नेसेसरी टू कीप इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। बर्नी कहता है कि जब जवाबित कानून बन रहा हो, जब जवाबित प्रिपेयर्ड हो रहा हो, तो कुछ बातों को माइंड्स में रखना नेसेसरी है, जैसे कि इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द शरीयत, ठीक है। बर्नी कहता है कि जब सुल्तान कोई लॉ बना रहा है, कोई कानून बना रहा है, तो वो कानून, ठीक है, कभी भी शरीयत के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीयत कानून वह कानून है जिससे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है, और शरीयत कानून वह कानून है जिसमें पैगंबर साहब के आदेश, पैगंबर साहब की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात कहता है बर्नी कि जब जवाबित कानून बनाया जा रहा हो, तो जवाबित कानून क्या करेगा? इट शुड इंक्रीज द लॉयल्टी ऑफ द सुल्तान अमंग द कॉमन पीपल, ठीक है। जवाबित लॉ बनाते टाइम, जवाबित लॉ का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो ये है कि ये सुल्तान का लॉयल्टी बढ़ाए और लोगों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द शरीयत। और तीसरी बात बर्नी कहता है कि जो जवाबित कानून है वो शरीयत के बेस्ड पर ही बनना चाहिए, अदरवाइज ये कानून किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स आगे चल के एग्जाम में आपको काम आएंगे, और आप अगर अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी, चाहे आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, चाहे कितना भी आप वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए मस्ट है रिवीजन करना। अब बर्नी के सैन्य व्यवस्था पर विचार देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पास अत्यधिक विशाल सेना थी जो तुर्की मंगोल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। दुनिया में कहा जाता है कि चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खान दुनिया का एक ऐसा खूंखार आदमी था, ऐसा खूंखार शासक था। आज भी कहा जाता है कि उस टाइम पे जहां पे चंगेज खान जाता था वहां पे कत्लेआम करता था, ठीक है। यहां तक कि वो कुत्ते, बिल्ली, भालू, शुअर, पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ता था, और साथ के साथ वो अपनी संतानों को बढ़ाता था। जहां पे जाता था महिलाओं को उनके साथ एक संबंध स्थापित करके
अपनी संतानें उत्पन्न करता था। आज भी कहा जाता है कि लगभग दुनिया भर में 10 मिलियन यानी कि 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो है चंगेज खान का, आपको डीएनए चंगेज खान के दिखाई पड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि चंगेज खान कहता था कि मर्द या पुरुषत्व वो चीज है जो अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर सके, वही व्यक्ति सही जीवन में पुरुष है, चंगेज खान मानता था। चलिए, ये तो बात चंगेज खान की रही। अब देखिए, अब जो बर्नी ने तुर्की मंगोल मॉडल के आधार पर सैन्य व्यवस्था की बात की, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बर्नी ने कहा कि एक पैदल सेना होगी, या जिसको पाइकस भी कह सकते हैं, दूसरी घुड़सवार सेना होगी, तीसरा हाथियों का दल होगा, और चौथा जो है आपका सहायक सेना होगी। यहाँ पे चौथा भी मैं ऐड कर दे रहा हूं, सहायक सेना, ठीक है। मिलिट्री ऑर्डर कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत हैड अ वेरी लॉज आर्मी विच वाज बेस्ड ऑन द तुर्किश मंगोल मॉडल, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के पास बहुत ज्यादा लार्ज आर्मी थी, बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी थी, जो कि तुर्किश मंगोल मॉडल पर बनाई गई थी। इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स। जो दिल्ली सल्तनत की आर्मीज थी उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन्फेंट्री और पैकस, कैवेलरी में, एलिफेंट कंटिजेंट में, और चौथा था ऑक्सिलरी फोर्सेस लाइक सेलर्स, स्पाइसेस, ये सब थे। फिर सेना में अनेक पद भी थे, जैसे खान का पद था, मलिक का था, अमीर का, सिपाह सलार का था। तो ये सारे देयर वर मेनी पोस्ट इन द लाइक आर्मी मैन, आर्मी लाइक खान, मलिक, आमिर, सिपाह सलार, ये सारे क्या थे, अलग अलग पोस्ट भी थे। सेना के अलावा कुछ अन्य पद भी विद्यमान थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अधिकारी तंत्र के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अब बर्नी ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहता है, देखिए, नौकरशाही का सबसे प्रमुख पद क्या था, वजीर था। ध्यान रखना, वजीर, वजीर का मतलब क्या होता था, वजीर का मतलब है प्रधानमंत्री, ठीक है। आज के टाइम में इसको हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो अब कभी आपने मैं पहले आकाशवाणी पर समाचार आता था, अभी भी आता है आकाशवाणी पे, कभी आप सुनिएगा तो वहां पर वो कहता था पाकिस्तान की वजीर आजम, है ना, वजीर आजम कहता है, तो वजीर आजम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो अब यहाँ पर बर्नी कहता है नौकरशाही का सबसे प्रमुख पद कौन सा था, वजीर का होता था, जिसका कार्य क्या था, राजस्व की वसूली करना, यानी कि धन इकट्ठा करना, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, रेवेन्यू इकट्ठा करना। अब वजीर की सहायता के लिए बहुत सारे पद बनाए गए थे, जैसे आज नायब तहसीलदार का पद है, मुंसफ का पद है, मुमालिक है, मुस्तावफी है, आदि ये सारे बहुत सारे पद थे जो वजीर की सहायता के लिए ऐसे अलग अलग पद बनाए गए थे, ठीक है। केंद्र सरकार को दीवानी वजारात कहा जाता था, जिसका प्रमुख वजीर था। केंद्र सरकार को दीवानी वजारात कहा जाता था, जिसका प्रमुख कौन होता था, वजीर, यानी कि प्रधानमंत्री था। ब्यूरोक्रेसी में बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द ब्यूरोक्रेसी वाज अ वजीर whose जॉब वाज अ कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है। अब वजीर का जो पोस्ट था उसका जॉब क्या था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। द वजीर वाज असिस्ट बाय नायब, ठीक है। अब वजीर की सहायता के लिए नायब बनाए गए थे, नायब असिस्ट, मुंसफ थे, मुमाकिल थे, एंड मुस्तावफी, ये सारे क्या थे, ये सारे जो चारों थे वे असिस्ट करते थे वजीर को, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अ कॉल्ड दीवानी वजारत, सेंट्रल गवर्नमेंट को दीवानी वजारत कहा जाता था। एंड हुज हेड वाज द वजीर, जिसका हेड कौन था, वजीर था। चलिए आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पर अधिकारियों के नाम आएंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, भले यहाँ पर लाल पीला लिखा गया है, क्योंकि आप ज़्यादा परेशान होंगे तो याद नहीं कर पाएंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, बस इसको आप एक सरसरी निगाह से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि प्रांत स्तर का शासन मुफ्ती अथवा वली के द्वारा नियंत्रित किया था। एक तरफ आप लिखिएगा, जैसे शासन व्यवस्था में प्रांत स्तर और शासक उसका बली लिख लीजिएगा, ऐसे करके आप याद रखिए, इतना बड़ा लाइन मत याद, ठीक है। इसके नीचे जो प्रांत था, इसके नीचे जो होता था दीवान था, ठीक है। बली के नीचे दीवान था, जिसे प्रांत का वजीर भी कहा जाता था, ठीक है, जिसको आप राज्य का राज्यपाल भी कह सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय, ग्रामीण स्तर या स्थानीय स्तर पर सरकार को परगना कहा जाता था, जिसका प्रधान जो था मुकदम था, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा बहुत आप इनको याद कर लीजिएगा, जो चीजें याद करने वाली हैं याद करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बट आप परेशान होकर इसको मत पढ़िएगा कि नहीं हमें आज के आज इसको याद कर लेना है सारी चीज़ों को, नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे उस दिन चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कोई भी याद नहीं होता, ठीक है। आप इसको एक
मेथड्स बना लीजिए कि आप इसको डेली पढ़ेंगे, 1-2 बार डेली रिवीजन करेंगे, जितनी बार हो पाए। अगर टाइम आपको लग रहा है, देखिए जब मैं तैयारी करता था तो जब कुछ मुझे वर्ड मीनिंग या कुछ चीज़ें नहीं आती थी तो मैं चीज़ों को क्या करता था, जब अपने नोट्स से मैं उसको रिकॉर्डिंग कर लेता था। ठीक है, जैसे मैं बस में जा रहा हूँ तो बुक्स वहाँ पर नहीं ले जा सकता या भीड़ रहती है कुछ भी, तो मैं अपने कान में ईयरफोन लगाता था और मैंने घर पे ही जैसे जो PDF है, जो PPT है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाता था और उसको पढ़ करके मैं रिकॉर्डिंग कर लेता। और बस में आते जाते टाइम कहीं पर ट्रेन में जहाँ पे नेटवर्क इशू रहता तो मैं उसको लगाता था और अपना आराम से सुनता रहता था, क्योंकि 2-3 बार सुन लेने से भी चीज़ें याद हो जाती थी मुझे। तो ये चीज़ें भी आप अपना सकते हो, ये भी एक तरीका याद करने का है कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, खास करके अगर कोई महिला है, अगर कोई जो घर में काम करती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, या जो भी स्टूडेंट्स और भी हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपर पढ़ने का, वो अपना काम करते टाइम भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। द प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ कंट्रोल बाय द मुफ्ती और अ वली। बिलो हिम वॉज अ दीवान, इनके नीचे जो था वो दीवान था, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द वजीर ऑफ अ प्रोविंस। ठीक है, तो अब दीवान जो था उसको वो क्या था, ये प्रोविंस का वजीर कहलाता था। रूरल लेवल और लोकल लेवल गवर्नमेंट वाज अ कॉल्ड परगना, हुज हेड वाज अ मुकदम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, न्याय प्रणाली के ऊपर बात करते हैं। न्याय व्यवस्था कैसी थी, एक बार टाइम को देख लेते हैं कितना हुआ है। तो टाइम अभी 36 मिनट हुआ है। मुझे तो आज बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि 4 दिन के बाद लगभग मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। और अब मन तो बिल्कुल नहीं करता क्लास पढ़ाने का, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा काम आ चुका है, दूसरी चीज़ें क्या है कि लोग देखते नहीं, है ना। फिर ये होता है यार, इतना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी। अब वही है ना कि अच्छी सीख बुरे को देना, अपनी जान को आफत लेना। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझा कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि भाई अब जितना मुझे टाइम मिलेगा आराम आराम से चीज़ों को कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 साल की बजाय 2 साल में कोर्स पूरा हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, है ना। कोई तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा पैसे की इनकम नहीं हो रही, मुझे भी अपने सर्वाइव करने के लिए और चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉपरली डिपेंड नहीं हो सकता इस चीज़ पर। ठीक है, तो बात करते हैं न्याय प्रणाली के ऊपर। अब बरनी के न्याय संबंधित जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहते हैं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है स्वयं सुल्तान करता था। ऐसा कौटिल्य ने भी कहा कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो सुल्तान या राजा स्वयं करेगा। तो वैसे ही न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यहाँ पर बरनी कहता है कि सुल्तान को स्वयं करना चाहिए। सुल्तान अपील का सर्वोच्च न्यायालय था, यानी अगर छोटे मोटे न्यायालयों में आपने अपील की, वहां से आपको जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली, तो आप डायरेक्टली राजा के पास या सुल्तान के पास अपील कर सकते थे। ठीक है, तो सुल्तान जो था अपील का जो है सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही ये था। अब मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुजात कहा जाता था, प्रांतीय न्यायाधीश जो थे उनको सदर उल मुल्क कहा जाता था। ये चीज आप ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब धार्मिक मामलों को हल करते समय जो सुल्तान था वो ये क्या हो गया भाई, ये ऑटोमेटिक कैसे चलने लगा। चलिए कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, टेक्निकल चीजें हैं। चलिए अब देखिए, बरनी कहता है कि धार्मिक मामलों को हल करते समय जो सुल्तान था वो मुफ्ती और सदर उल मुल्क की सहायता लेता था धार्मिक मामलों में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सुल्तान जो था, बरनी के अनुसार सुल्तान धार्मिक मामलों को हल करते समय किन की सहायता लेता था, तो मुफ्ती और सदर उल मुल्क की सहायता लेता था। ठीक है, अगर वहीं पर बात करें तो बरनी कहता है कि सुल्तान जब आर्थिक और भौतिक मामलों के लिए किसकी सहायता लेता था, तो काजी उल कुजात की सहायता आर्थिक और फिजिकल मामलों में लेता था, लेकिन धार्मिक मामलों को हल करने के लिए ये मुफ्ती और सदर उल मुल्क की सहायता सुल्तान लेता था। ये चीज आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कथन और कारण वाले क्वेश्चन कहीं से भी कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब तक आप अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपसे चीज़ें दूर जाती जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं। जज वर अपॉइंटेड बाय द सुल्तान हिमसेल्फ। ठीक है, सुल्तान जो है स्वयं जज को अपॉइंटमेंट करता है, ये करता था। ठीक है, सुल्तान वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। तो सुल्तान जो था, अगर आपको किसी भी कोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सबसे हाई कोर्ट में आप, सबसे सुप्रीम कोर्ट में आप, यानी कि सुल्तान के पास डायरेक्टली जा सकते थे। चीफ जस्टिस को काजी उल कुजात कहा जाता था। प्रोविंशियल जज जो था उसको सदर उल मुल्क कहा जाता था। द सुल्तान यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ अ मुफ्ती एंड सदर उल मुल्क
while solving the religious matter। जब सुल्तान के सामने कोई रिलीजियस मैटर आता था तो सुल्तान जो था मुफ्ती और सदर उल मुल्क की सहायता से काम करता था या उनकी सहायता लेता था रिलीजियस मैटर्स में, यानी धार्मिक मामलों में, ठीक है। और बात करें जब आर्थिक मामले आते थे, इकोनॉमिक मैटर्स एंड मटेरियल मैटर्स आते थे, तब जो है सुल्तान जो है काजी उल कुज्जत की हेल्प लेता था या उसे यूज करता था, ठीक है। अब देखते हैं बाजार नियंत्रण, है ना। बाजार नियंत्रण की नीति आपने पढ़ी होगी कभी, हिस्ट्री अगर आपने जीवन में पढ़ा होगा तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति जो थी वो बहुत ही फेमस थी, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण की बात आई तो अलाउद्दीन खिलजी की बात मुझे थोड़ी सी याद आ गई। बर्नी के अनुसार बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवाने रियासत, ध्यान रखना, दीवानी रियासत का निर्माण किया गया था, जबकि अनाज की मंडी के लिए, अनाज की मंडी के संचालन के लिए सबाना मंडी बनाई गई थी, ठीक है। अनाज को कंट्रोल करने के लिए, अनाज के मंडी को रेगुलेट करने के लिए सबाना मंडी विभाग बनाया गया था। वहीं पर बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, दीवाने रियासत, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे दीवाने बनो जिससे कि अपनी संस्था को, अपने अस्तित्व को बचाओ और जल्दी से जल्दी नेट जारफ करके वीडियो मेरे लिए एक भेजो कि हाँ मैंने इस चैनल से पढ़ा और मैंने क्लियर किया, ठीक है। मुझे इंतजार है कि आप लोग जल्द से जल्द इस बार एग्जाम में क्लियर करेंगे और अपना एक एज अ वीडियो के तौर पर आप मुझे एक गुरु दक्षिणा के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, जिनके द्वारा बाजार में वजन, कीमतें एवं कालाबाजारी को नियंत्रित किया जाता था, ठीक है। तो अब ये दोनों संस्थाएं बनाई गई थी, दीवाने रियासत और सबाना मंडी। ये इनका ये बेसिकली यही काम था कि बाजार में कोई कालाबाजारी ना हो, वजन तौल में, मापते टाइम, कीमतों में, है ना, ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबाना मंडी और दीवानी रियासत बनाया गया था। मार्केट कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू बर्नी, दीवानी रियासत वॉज क्रिएटेड टू कंट्रोल द मार्केट, while सबाना मंडी वॉज प्रोवाइडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ग्रेन मार्केट, ठीक है। दोनों चीजों को ध्यान रखना, ग्रेन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सबाना मंडी बनाई गई थी और दीवानी रियासत जो था वो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए था, थ्रू विच द वेट, प्राइसेस एंड ब्लैक मार्केटिंग वर कंट्रोल्ड इन द मार्केट। देखो आज के टाइम पे ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन उस टाइम पे ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए कितनी कितनी पॉलिसीज बनाई जाती थी, ठीक है। तो उस टाइम के शासकों को भी पता था कि बाजार में कालाबाजारी हो सकती है, ठीक है, वजन कम दिए जा सकते हैं, माप तौल में घटबढ़ की जा सकती है। तो उस समय शासकों ने भी ये सारी नीतियां अपनाई थी, ठीक है, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से आम व्यक्तियों में असंतोष बढ़ने की संभावनाएं होती थी। अब देखिए, अगर बाजार पर नियंत्रण नहीं किया था उस समय, बर्नी कहता है, तो बाजार पर, तो जो बाजार को चलाते हैं दुकानदार, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करेंगे, तो जब कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो जनता में असंतोष आएगा। जनता में असंतोष आएगा तो जनता दुकानदार के प्रति असंतोष नहीं व्यक्त करती, जनता हमेशा राजा के प्रति, सुल्तान के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करेगी और जनता का भरोसा जल्द से जल्द सुल्तान के प्रति हट जाएगा और सुल्तान की बादशाहत भी चली जाएगी। तो इसीलिए जो है बर्नी कहता है कि सुल्तान को यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार की कीमतों का बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना होने पाए, बाजार पर प्रॉपर नियंत्रण होना चाहिए जिससे कि प्रजा दुखी कभी भी ना हो, ठीक है। लेकिन आगे कहता है बर्नी के अनुसार प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य समस्याओं के दौरान कर को माफ कर देना चाहिए, ठीक है। ये बात जो है कौटिल्य ने भी कहा है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जब कोई ऐसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो, तो उस समय जो है टैक्स को माफ कर देना चाहिए। लेकिन कौटिल्य ने ये नहीं कहा कभी भी कि आक्रमण के समय टैक्स को कम करना चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि जब राज्य पर आक्रमण हो तो टैक्स को बढ़ा देना चाहिए जिससे कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो और सेना को ज्यादा से ज्यादा हायर किया सके, ठीक है। बिकॉज द इंक्रीज ऑफ प्राइजेस वाज लाइकली टू इंक्रीज डिसकंटेंट अमंग द कॉमन पीपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम टैक्स exemptions was also given during the natural calamities और अदर प्रॉब्लम्स। अब बर्नी कहता है कि टैक्स में एग्जम्पशंस मिलना चाहिए, जब नेचुरल कैलामिटीज आए, जब नेचुरल डिजास्टर आए या कोई प्राकृतिक ऐसी विपदा आ जाए तो उस समय एक सुल्तान को टैक्स से छूट देनी चाहिए प्रजा को। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तथ्यों के बारे में देखते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या इनकी प्रकृति हमेशा
पूछे जाने की रही है। अब देखिए, बर्नी की रुचि राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की न होकर केवल, ध्यान रखना, केवल दिल्ली सल्तनत को मजबूत और वैध बनाने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये मैं नहीं बताऊंगा बार बार कि कौन कौन से आपको नोट्स में ऐड करने हैं, ठीक है। आप समझदार हैं, मास्टर करके, आप उम्मीद करता हूँ कि आप मास्टर कर लिया आपने या मास्टर कर रहे होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अदरवाइज ये आपके किसी काम की नहीं है। बर्नी की रुचि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की नहीं थी, बल्कि बर्नी की रुचि यह थी कि दिल्ली सल्तनत को कैसे मजबूत बनाया जाए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे किया जाए, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बर्नी का उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना था, तो ये गलत हो जाएगा। बर्नी राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में उसका रुचि कोई किसी भी तरीके की कोई उसका इंटरेस्ट नहीं था। बर्नी का इंटरेस्ट था तो केवल और केवल दिल्ली सल्तनत को कैसे मजबूत किया जाए, दिल्ली सल्तनत का कैसे विस्तार किया जाए। बर्नी का विचार मुख्यतः राज्य शिल्प या शासन कला से संबंधित है। ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बर्नी के जो आइडियाज हैं वो शासन कला को लेकर के हैं, गवर्नेंस को लेकर के हैं, स्टेट क्राफ्ट को लेकर के हैं। तो ये सारे जो आइडियाज बर्नी ने दिए हैं, इन्हीं को ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है और ज़्यादातर हम लोग इसी का स्टडी करते हैं। अब देखिए, बर्नी का विचार मुख्यतः राज्य शिल्प या शासन कला से संबंधित है। इस कारण जो है फतवा ए जहादारी के राज्य शिल्प की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको शासन कला पर विचार देखने को मिलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जो है फतवा ए जहादारी में भी आपको शासन कला और राज्य शिल्प से संबंधित आपको विचार दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। बर्नी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल थ्योरी बिल्डिंग बट ओनली इन द स्ट्रेंथिंग एंड लेजिटिमाइजिंग इन द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। यह केवल और केवल दिल्ली सल्तनत को लेजिटिमाइज करने की बात करता है, स्ट्रेंथिंग करने की बात करता है। इसका कोई इंटरेस्ट पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिएट करने में या बिल्ड करने में इसकी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। बर्नीज आइडिया आर मेनली रिलेटेड टू द स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस। तो बर्नी का जो मेन आइडिया है, जो मेन इसका जो आइडियोलॉजी है या कह लें, तो वो गवर्नेंस और स्टेट क्राफ्ट को लेकर के है, ना कि पॉलिटिकल थ्योरी, नॉट पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। फॉर दिस रीजन द स्टेट क्राफ्ट फॉर अ फतवा जहादारी इज कंपेयर्ड विद द कौटिल्यास, ये कि यहाँ पे कौटिल्यास अर्थशास्त्र, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेट क्राफ्ट पर, गवर्नेंस पर जो इसके आइडियाज आपको फतवा ए जहादारी में दिखाई पड़ते हैं, तो ठीक इसी तरीके का आइडियाज आपको जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से फतवा ए जहादारी की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। बर्नी ने राजनीतिक चिंतन में पूर्ण सत्तावाद व राजतंत्र का समर्थन करते हुए राज्य की सुरक्षा, स्थिरता, सुदृढ़ता को सर्वोच्च साध्य माना है, ठीक है। अब बर्नी के चिंतन में क्या राजतंत्र दिया गया है, लोकतंत्र या गणतंत्र का समर्थन किया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बर्नी के चिंतन में राजतंत्र का समर्थन किया गया है। बर्नी ने राजा को पूर्ण सत्ता देने की बात की है, राजा के पास संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। अब बर्नी ने अरस्तु की तरह राज्य को क्या माना है, स्वाभाविक और प्राकृतिक माना है, तथा अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का इस्लामीकरण ये कर देता है, ठीक है। जैसे अरस्तु ने राज्य को स्वाभाविक माना, प्राकृतिक माना, और कहा अरस्तु ने कि राज्य के बिना व्यक्ति का जीवन अपूर्ण है, राज्य सर्वोच्च संस्था है। और अरस्तु यहाँ तक कहता है कि राज्य के बाहर या तो देवता है या तो दानव, ठीक है। यानी कि राज्य जो है अरस्तु के जीवन में या अरस्तु के विचार में सर्वोच्च संस्था है। तो उसी तरीके से जो है बर्नी के चिंतन में भी राज्य को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, खास करके दिल्ली सल्तनत को। बर्नी जो है ब्राह्मणों का घोर विरोधी था और उन्हें काफिर कहता था, ठीक है, और उन्हें क्या बोलता था, काफिर कहता था। ये चीज ध्यान रखना कि कहीं बर्नी ब्राह्मणों का समर्थक है, तो ऐसा नहीं है। जैसे स्वामी पेरियार ने भी ब्राह्मणों का विरोध किया, वैसे यहाँ पर आपको ब्राह्मणों का घोर विरोधी जो है जियाउद्दीन बर्नी भी दिखाई पड़ता है। बर्नी सपोर्टेड टोटलिटेरियनिज्म एंड मोनार्की इन द पॉलिटिकल थॉट एंड कंसिडर्ड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट एज द हाईएस्ट गोल, ठीक है। अब यहाँ पर बर्नी ने टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया है, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बर्नी जो है किसी को भी कहता है कि किसी को भी मार दिया जाए, किसी को भी, ऐसा नहीं। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब यहाँ पर है कि बर्नी जो है सुल्तान के अंदर कंप्लीटली पावर देना चाहता है, ठीक है। और यहाँ तक कि मोनार्की सिस्टम को ये बर्नी सपोर्ट करता है, ठीक है। और स्टेट की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथन, इन सबको कहता है कि ये सब क्या है, हाईएस्ट गोल है उसके, बर्नी के।
बर्नी like Aristotle considered the state to be natural and innate to the Islamized the political philosophy of Aristotle. Burney was a staunch opponent of Brahmins and called him infidels. ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए गैर मुस्लिम और मुस्लिम में बर्नी अंतर करता है, ध्यान रखना इस बात को, गैर मुस्लिम और मुस्लिम में बर्नी अंतर करता है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसका मानना है कि गैर मुस्लिमों को सुल्तान कभी भी मृत्युदंड दे सकता है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, यानी कि जो हिंदू है, उसको सुल्तान कभी भी फांसी पर लटका सकता है, लेकिन मुस्लिमों को शरीयत के नियमों से परे हटकर मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, ऐसा बर्नी कहता है, ठीक है। बर्नी मेक्स डिस्टिंक्शंस बिटवीन नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स एंड बिलीव्स दैट द सुल्तान कैन अवॉर्ड डेथ पेनाल्टी टू नॉन मुस्लिम्स एट एनी टाइम, ठीक है। यहां पर बर्नी कहता है कि जो सुल्तान है वो नॉन मुस्लिम्स को एनी टाइम कभी भी डेथ की पेनाल्टी दे सकता है, बट मुस्लिम शुड नॉट अवॉर्डेड डेथ पेनाल्टी बाय द गोइंग बियॉन्ड द रूल ऑफ शरीयत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बर्नी कहता है कि जो मुस्लिम हैं उनको सुल्तान कभी भी शरीयत के अगेंस्ट जाकर डेथ की पेनाल्टी नहीं दे सकता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, ठीक है, बर्नी का ये टॉपिक कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है आपका। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका एक कंप्लीटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बर्नी से संबंधित नहीं है? इजी क्वेश्चन है। फतवा ए जहादारी सही है, फिरोज तारीख फिरोज शाही, जवाबी, अकबरनामा, तो ये अकबरनामा जो है इसकी बुक नहीं है, अबुल फजल की आई थिंक बुक है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिलेटेड ऑफ टू द बर्नी? फतवा ए जहादारी, तारीख फिरोज शाही, जवाबी और अकबरनामा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ा सा। बर्नी के लेखन का दृढ़ता से अर्थ है कि वे वर्तमान राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उस युग के दौरान पैदा हुए लोगों के पक्षपातपूर्ण रवैये की रचनाएं की। फतवा ए जहादारी, तारीख फिरोज शाही और जवाबित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फतवा ए जहादारी जो है राज्य कला पर उत्कृष्ट पाठ है, जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यहाँ पर राजकुमार या प्रिंस दोनों हो सकता है, ठीक है। जबकि तारीख फिरोज शाही में गियासुद्दीन बलबन के बाद के समय के इतिहास का एक स्रोत मिलता है। आपको जब बुक पढ़ा था तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था सारी चीज़ों को। जवाबित जो है नई आवश्यकताओं को पूरा करने की बदलती हुई परिस्थितियों में रईसों के साथ मिलकर राजा द्वारा बनाए गए नियम थे। इसमें कुछ कुलीन वर्ग के लोग थे, कुछ एलिट क्लास के लोग मिलकर के राजा के लिए नियम बनाते थे, ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल की बुक है, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बर्नीज राइटिंग आर स्ट्रांगली इम्प्लाइड एज द रिफ्लेक्ट ऑफ the current political cultural environment. He composed work especially on the partition attitude of the people born during that era. Sorry. फतवा ए जहादारी जो 1357 में लिखा गया, तारीख फिरोज शाही एंड जवाबियत आर ऑल्सो मेजर वर्क्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हैं। फतवा ए जहादारी ए is a classic text on the statecraft which has compared with the Machiavelli's Prince and Kautilya's अर्थशास्त्र, ठीक है। तो फतवा ए जहादारी इसकी क्लासिक टेक्स्ट बुक है जिस पर स्टेट क्राफ्ट के बारे में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसकी तुलना, जिसको कंपैरिजन आप करते हैं मैकियावेली के प्रिंस से एंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रीड आउट करना है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल चीज़ें नहीं है। अकबरनामा वाज रिटन इन बाय द अबुल फजल। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्नी लेखन शैली के बारे में, बर्नी के लेखन शैली के बारे में सही है, ठीक है। बर्नी ने राजवंशी इतिहास लिखा है। बर्नी राजनीतिक घटनाओं की तारीख प्रदान करने का सटीक। बर्नी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर समाप्त होता है। और तीसरा है आपका डी है आपका कि बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते हैं, तो ये गलत है आपका। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सही है, सॉरी यही सही है, बाकी सारी क्या है? गलत है, ठीक है। बर्नी ने राजवंशी इतिहास के बारे में लिखा है, तो ये गलत है। सभी राजनीतिक घटनाओं की तारीख प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। बर्नी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं, ये नहीं है, ठीक है। बर्नी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर समाप्त होता है, नहीं, समाप्त नहीं होता इसका शासनकाल, ठीक है। बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते हैं, तो यही सही है, बाकी क्या है? तीनों गलत है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बर्नीज स्टाइल ऑफ राइटिंग? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बर्नी बिलीव्ड इन अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ सोशल
इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गई, जस्ट अभी आपने किया है, ठीक है, तो ये बुक है फतवा ए जहांदारी, अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है। द ट्रीटाइज ऑन अ स्टेट क्राफ्ट बाय रिटन बाय द जियाउद्दीन बर्नी which has been compared with the Kautilya's अर्थशास्त्र, तो फतवा ए जहांदारी। ये भी आपने आज की वीडियो में पढ़ा है, जस्ट जब मैंने आपको बताया था कि नंबर याद रखना, आदर्श सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने कितनी नसीहतें या हिदायतों का प्रतिपादन किया है, 24। हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन डिड जियाउद्दीन बर्नी गिव एन आइडल सुल्तान, तो 24 इंस्ट्रक्शंस की बात की है, ठीक है। अब बर्नी ने अपने शासकीय ज्ञान, अनुभवों तथा स्मृतियों के आधार पर अपनी किस पुस्तक में 24 हिदायतों की बात की है, ठीक है, तो 24 हिदायतों की बात ये फतवा ए जहांदारी में करता है। बर्नी on the basis of his administrative knowledge, experiences and memories gave 24 instructions to the ruler in which of the books, तो फतवा ए जहांदारी इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि याद रखना है इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है, बर्नी ने संप्रभु के लिए 3 कार्य आवश्यक माने हैं, जिनमें से कौन कौन सा कार्य से शामिल है, तो कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, ठीक है। तो शरीयत कानून को लागू करना, अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, ये भी सही है, न्याय उपलब्ध करवाना, ये भी सही है, जवाबियत कानून को लागू करवाना, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। बर्नी ने राजा के लिए, सुल्तान के लिए 3 जरूरी कार्यों को माना है। पहला कार्य क्या है, शरीयत को लागू करवाना, दूसरा है अनैतिक और पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, तीसरा है न्याय उपलब्ध कराना। ये सुल्तान के 3 प्रमुख कार्य हैं, ठीक है, 3 प्रमुख कार्य। जवाबियत कानून जो है इसका बाद की बात है, वो दूसरी बात, ठीक है। बर्नी हैज कंसीडर्ड द 3 फंक्शन एसेंशियल फॉर द सॉवरेन विच ऑफ देम इज नॉट इंक्लूडेड, तो इन्फोर्सिंग लॉ जो है ये जवाबित कानून, यहाँ पे इन्फोर्सिंग कैसे हो गया, जवाबित 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 लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या गलत है या असत्य है, ठीक है। वह भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ करना उसका उद्देश्य है, तो बिल्कुल सही है। राज्य शक्ति का स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए, ये भी सही है बर्नी के बारे में। मुस्लिम सल्तनत की वैधता और लोकप्रियता को बढ़ाने की बात करता है, तो बिल्कुल सही है। हिंदू शासकों के प्रति सहानुभूति, तो यही गलत है, बाकी सही है, बाकी सारे सही हैं। 7 नंबर, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट द बर्नीज पॉलिटिकल थ्योरी, तो सिंपैथी टुवर्ड्स हिंदूज रूलर, ये गलत है, बाकी क्या है, सारे ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बर्नी कंप्लीट होता है भैया। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे आप लोगों से, क्या टॉपिक होगा अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है कबीर हो सकता है पंडिता रामाबाई हो, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है ना, क्योंकि हम चीज़ों को कंटिन्यू करते आएंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, और कोशिश है कि आप लोग थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप लोग इतना व्यूज़ भी नहीं लाएंगे, शेयर भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करेंगे, तो यार कितना मैं करूँगा अकेला, है ना। वही कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना। जब आप लोग सहयोग करेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, अदरवाइज फिर वही होगा लास्ट में जो खुदा ने लिखा हुआ है। चलिए, खैर ये तो बात की बात है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।